नमस्कार दोस्तों, आधुनिक काल का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने छायावाद के समकालीन चलने वाली अन्य धाराओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे छायावाद के बाद हमारा जो अगला युग आता है, आधुनिक काल का जो उपभाग है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी साथियों का वीडियो में स्वागत है। प्रगतिवाद या फिर मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसकी समय सीमा 1936 से 43 ईस्वी भी मानी जाती है, 1938 से 43 ईस्वी भी मानी जाती है। यानी जो छायावाद को 38 तक मानते हैं वो 38 से 43, और जो छायावाद का समय सीमा है वो 1918 से 36 मानते हैं, वो 36 से 43 ईस्वी तक इसका कार्य यानी समय सीमा मानी जाती है। सोवियत लेखक संघ 1934 में जिसकी स्थापना हुई थी, गोर्की के नेतृत्व में विश्व का पहला लेखक संघ था। ये पूरे विश्व का प्रथम लेखक संघ था, सोवियत लेखक संघ। ये इससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में नहीं आता है, हमारे काम की ये चीज़ें हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद कहलाती है। इस विचारधारा के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। सामान्यतः छायावादी युग के बाद मजदूर, किसान व दलित वर्ग को दृष्टि में रखकर उनके समर्थन में जो काव्य लिखा गया वह प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद में तो खासतौर से रहस्यवादी रचनाएं लिखी जाती थी, या फिर कवि अपनी खुद की जो अनुभूति थी उसको कलम के माध्यम से जाहिर कर रहा था, लिख रहा था। लेकिन प्रगतिवाद में मजदूर, सामान्य वर्ग जो होता है, मजदूर, किसान, इनके बारे में जो है लिखा जाने लगा था। प्रगतिवाद का इतिहास, विश्व स्तर पर सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी विद्वान हेनरी बारबूज ने विश्व प्रगतिशील लेखकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। हेनरी बारबूज के प्रयासों से सर्वप्रथम पेरिस में 1935 ईस्वी में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, इसी संस्था के अनुकरण पर लंदन स्थित भारतीय विद्वान मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने 1935 ईस्वी में लंदन में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। एक यहाँ मैंने अलग से पंक्ति लिख रखी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत द्वारा रचित युगवाणी को प्रथम प्रगतिवादी रचना माना है। 1938 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो 1936 में हुआ था, जो लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इस अधिवेशन का घोषणा पत्र लंदन में ही तैयार हुआ था, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने अपनी हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। प्रारंभ में ये काव्य प्रगतिशील काव्यधारा के नाम से जाना जाता था। 1942 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा आगामी कल नामक समाचार पत्र में प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक लेख प्रकाशित किया। इसके बाद इस काव्यधारा को प्रगतिवाद नाम दिया गया। तो यानी प्रगतिवाद नाम इस धारा को देने का श्रेय किसको जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को। इससे पहले ये प्रगतिशील काव्यधारा कहलाता था। इस लेख में मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद के सैनिक रूप का उल्लेख किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद कहा है। ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद को सामाजिक चेतनावादी काव्यधारा के नाम से पुकारा है। इस विचारधारा को सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो समाज में यथार्थ रूप में जो घटित हो रहा था उसको ही प्रगतिवाद में लिखा गया था। सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित रूपाभ नामक पत्र में प्रगतिवादी विचारधाराओं का समर्थन किया गया है। प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या रही हैं? मार्क्सवाद या साम्यवाद का समर्थन, बहुजन हिताय रचनाएं, यानी लोगों के हितों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित सदे वैसी रचनाएं लिखी गई। शोषण का विरोध एवं शोषित के प्रति सहानुभूति, नारी सम्मान की प्रधानता, मानव मूल्यों पर आधारित साहित्य, जनता की भाषा में जनता की बातें, धर्म और ईश्वर में अविश्वास, अंधविश्वास व रूढ़ियों का खंडन, विश्व बंधुत्व की भावना इस काल में दिखाई देती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ 3 एक ही तरह की रचनाएं मैंने फिर से लिख रखी हैं। युगवाणी पंत की है, युगधारा नागार्जुन की है, और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। परिवर्तन और नव निर्माण की आकांक्षा,
एक इस युग की और प्रमुख प्रवृत्ति है। ठोस यथार्थ का चित्रण, सामाजिक भावना की प्रबलता। ये हैं आपकी प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ या प्रगतिवाद की विशेषताएं। यहाँ एक विशेष बात दिख रखी है अलग से, नागार्जुन प्रगतिशील काव्य के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। यानी प्रगतिवादी साहित्य की प्रतिनिधि कवि की बात की जाए तो नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। नागार्जुन को जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1998 ईस्वी। जन्म स्थान सतलखा, दरभंगा, बिहार। पत्रहीन नगन गाछ मैथिली काव्य संग्रह के लिए 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को मिला है। यानी इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था पत्रहीन नगन गाछ, इस पर उनको 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मैथिली भाषा में लिखे गए काव्य संग्रह के लिए। अवध का किसान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा है नागार्जुन को अवध का किसान कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, रतन गर्भ, वे और तुम, सिंदूर तिलांकित बाल, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। ये सारी रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से हैं। इन रचनाओं में जैसे कई बार साथी पूछते हैं कि इनको कैसे तैयार करें, तो इन रचनाओं को आप 3 से 4 बार एक बार पढ़ेंगे या फिर आप प्रमुख जो कवि हैं जिनकी ज़्यादा रचनाएं हैं उनको एक बार फिर से लिखकर आप याद करेंगे तो वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आप आराम से पहचान जाओगे कि ये रचना नागार्जुन की है, ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। आराम से आपको पहचान हो जाएगी। बस आपको 2-3 बार इनको या तो लिखकर देखना होगा या आप जितनी ज़्यादा बार इनका रिवीजन करोगे उतनी बार आप उनको आपको याद हो जाएंगी। अगर आप कोई ट्रिक वगैरह बनाकर इनको याद करते हो तो कई साथी जैसे नागार्जुन की रचनाओं पर ट्रिक बना ली, अन्य कवियों की बना ली, इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद होती है तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे इनको बार बार पढ़ा था और उसी में याद हो गई थी। इनकी और कविताएं हैं अकाल और उसके बाद, बादल को गिरते देखा, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान 10वीं कक्षा में अभी चलती है ये कविता। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनामा, कुंभी पाक, दुख मोचन, वरुण के बेटे। ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र माना जाता है, कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है। 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा। सही अर्थों में ये जन कवि कहलाते हैं। बचपन में किसी अंधविश्वास के कारण इनको ढक्कन नाम से भी पुकारा जाता था। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोग इनको बाबा कहकर पुकारते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए इनको बाबा भी कहा जाता था। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लेखन कार्य किया करते थे। नागार्जुन ने इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखी। इस कारण इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीर जी किसी से डरते नहीं थे, वो जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो अंधविश्वास थे, उन पर खुलकर लिखते थे, ऐसे ही इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके व्यक्तित्व पर भी लिखा था। ये आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखी थी, इसलिए इनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। इनकी भाषा में ठेठ ग्रामीण मुहावरा को प्रयोग मिलता है। इनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 भागों में प्रकाशित हुई हैं। हमारे हिंदी साहित्य के एक और भी लेखक हैं जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो लेखक कौन से हैं। उनकी रचनाएं ज़्यादातर गद्य मिलती हैं और आदिकाल पढ़ते हैं शुरुआती नामकरण में, उसमें भी उनका नाम प्रमुख रूप से आता है। तो आप मुझे बताएंगे कि एक और हिंदी का कौन सा कवि या लेखक है जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इनकी मृत्यु के बाद सोमदेव और शोभाकांत ने इनकी लंबी कविता भूमिजा का संपादन किया था। इनकी कई प्रमुख उक्तियां हैं। 1-2 कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बदला सत्य बदली अहिंसा, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। ये उस वक्त की पंक्तियां हैं जब इंदिरा गांधी जी ने जो लगा दिया था, एक प्रकार से कर्फ्यू लगा दिया था, यानी तो पूरा शासन है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी उन्होंने। उस समय की इनकी जो है प्रमुख पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल। इनको जनवादी कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 1911 ईस्वी बांदा यूपी में हुआ, मृत्यु 2000 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, हे मेरी तुम, मांझी न बजाओ बंसी, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी, बसंत में भी प्रसन्न पृथ्वी। ये मूलतः पेशे से वकील थे। इनको अपूर्वा रचना के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देशी विदेशी कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किया था।
हे मेरी तुम रचना में इन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित किया है। इनके काव्य में प्रकृति चित्रण की अधिकता के कारण अधिकता पाई जाती है, इसलिए इन्हें छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा जाता है। शुरुआत में बालेंदु नाम से कविताएं लिखते थे। तो छायावादोत्तर कविता का पंथ किसको कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। इसके अगले कवि हैं रामविलास शर्मा, प्रमुख रूप से आलोचक हैं। इनकी जो है गद्य रचनाएं ही ज़्यादा मिलती हैं। इन्होंने जाति की अवधारणा दी थी, राष्ट्र में जाति की अवधारणा दी थी। जन्म 1912 ईस्वी, उन्नाव यूपी में, मृत्यु 30 मई 2000 को। इनकी रचनाएं हैं रूप तरंग, सदियों के सोए, जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं इस अकाल बेला में। रामविलास शर्मा को काव्य की अपेक्षा गद्य लेखन में अधिक सफलता मिली है। निराला की साहित्य साधना रचना पर 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो 3 भागों में लिखी गई थी। अंग्रेजी जी की कृपया से इनको तार सप्तक में स्थान दिया गया था। इनकी कविताएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रही, ना इन्होंने ज़्यादा कविताएं लिखी, लेकिन अंग्रेजी जी के ये कृपया पात्र थे, इसलिए इनको प्रथम जो तार सप्तक था उसमें भी शामिल किया गया था। अगले हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जन्म 1915 ईस्वी, उन्नाव यूपी, मृत्यु 2000। रचनाएं हैं हिलोल, इनका प्रथम कविता संग्रह है। जीवन के गान, प्रलय सर्जन, युग का मोल, एशिया जाग उठा, पर आंखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। इनकी मिट्टी की बारात रचना सर्वप्रसिद्ध है। इस रचना पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये रचना 5 खंडों में विभाजित है। हिंदी साहित्य का दूसरा बड़ा शोक गीत मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत कौन सी रचना मानी जाती है और उसके कवि या लेखक कौन है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखती हूँ बहुत सारे साथी, एक अंजू जी जाखड़ हैं जो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। वे कई बार कमेंट बॉक्स में मैं जो भी प्रश्न पूछती हूँ उन सभी के वो जवाब देते हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको ये भी बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम जो है शोक गीत कौन सी रचना मानी जाती है और किसने लिखी थी। इनकी हिलोल रचना में एक प्रणय अनुभूति के चित्र हैं। ये गांधी की अपेक्षा कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कलकत्ते का अकाल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कलकत्ते का अकाल, शिवमंगल सिंह सुमन जी की। अगले कवि हैं रांगे राघव, जन्म 1923 ईस्वी, आगरा, मृत्यु 1962 मुंबई। मूल नाम था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रचनाएं हैं अजय खंडर, 1944 ईस्वी की, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, मेधावी, पांचाली। इनके अजय खंडर रचना 3 भागों में विभाजित की गई है। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, ये 2 इनके उपन्यास हैं जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी जो अजय खंडर रचना है, अजय खंडर, उसके 3 भाग हैं, झंकार, ललकार और ओंकार। इनकी पिघलते पत्थर रचना एक मुक्तक काव्य है। इनकी मेधावी और पांचाली रचनाएं आख्यानक रचनाएं मानी जाती हैं। रांगे राघव को गदल कहानी के कारण प्रसिद्धि मिली थी। इस कहानी में राजस्थान समाज का जीवंत वर्णन किया गया है। आनंद मठ रचना के जवाब में इन्होंने चीवर लिखी थी। तो चीवर शब्द का अर्थ होता है बिना टाके का वस्त्र, जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पहना जाता है। इनकी रचनाओं में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्राणित सामाजिक संवेदना देखने को मिलती है। सीधा रास्ता रचना इन्होंने मुक्तिबोध के टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब में लिखी थी। यानी इन्होंने सीधा रास्ता रचना लिखी थी मुक्तिबोध के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसके जवाब में, और आनंद मठ रचना के जवाब में इन्होंने चीवर रचना लिखी थी। अगले हैं त्रिलोचन शास्त्री, जन्म 1917 ईस्वी, मृत्यु 2007। मूल नाम था वासुदेव सिंह। रचनाएं हैं धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, शबद अर्धान, जीने की कला। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी की सोनेट छंद का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में सोनेट छंद के प्रयोक्ता कौन हैं, तो त्रिलोचन शास्त्री हैं। ताप के ताए हुए रचना के लिए 1981 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं उस जनपद का कवि हूँ रचना की सभी कविताएं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। त्रिलोचन शास्त्री को जीवन में निहित मंद लय का कवि माना जाता है। शास्त्री जी ने अनेक शब्दकोशों का निर्माण और निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। अगले हैं रामेश्वर करुण। रचनाएं हैं करुण, सतसई, चिंगारी और तमसा। गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण को प्रथम प्रगतिवादी कवि माना है। ये बात याद रखने योग्य है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी कवि रामेश्वर करुण को माना है। 1934 में लिखित करुण सतसई का रचना प्रथम प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। इन्होंने सरल भाषा में पूंजीवाद का विरोध एवं शोषित वर्ग का समर्थन किया है।
इनकी प्रसिद्ध उक्ति है, करी शरम 30 दिन, भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते लाई पटवारी ते भेंट। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। सुनियत कुकर तुमरे, दूध जलेबी खाई, हम सब कृषक मजदूर हा, कुकर सम नाही। ये उस समय की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जब अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों के कुत्ते तो दूध और जलेबी खाते थे, और हमारे जो गरीब वर्ग का ये हालत था कि वो यानी उनको कुत्ते के समान भी सम्मान नहीं मिलता था, उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। अगले हैं डॉक्टर रणजीत, रचनाएं इतिहास का दर्द, झुलसा हुआ, रक्त कमल। डॉक्टर रणजीत अंग्रेजी साहित्य से हिंदी साहित्य में आए हैं। ये किसी भी भाषा या व्यवस्था का अंधा अनुकरण नहीं करती। इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद का विरोध देखने को मिलता है, इसलिए इसे अपने ही वर्ग में द्रोही या गद्दार के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रणजीत सिंह प्रगतिवाद में रचनाएं लिखी, लेकिन फिर भी प्रगतिवाद के विरोध में लिखा, इसलिए इनको अपने ही वर्ग में द्रोही या गद्दार के नाम से जाना जाता है। आगे कुछ विशेष लिख रखा है। मित्र संवाद पत्र साहित्य केदारनाथ अग्रवाल व रामविलास शर्मा के आपसी पत्र व्यवहार का साहित्य है, जो हिंदी में पढ़ा जाता है मित्र संवाद के नाम से, केदारनाथ अग्रवाल व रामविलास शर्मा का। प्रगतिशील त्रयी लेखक नागार्जुन, त्रिलोचन व शमशेर बहादुर सिंह। प्रगतिवाद के 3 प्रमुख कवि माने जाते हैं, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह। इससे भिन्न कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह। तो जैसे प्रश्न आया हुआ था कहीं कि इनमें चारों में से भिन्न कवि कौन से हैं, तो नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह तो तीनों प्रमुख कवि माने जाते हैं प्रगतिशील के। केदारनाथ को नहीं माना जाता, इसलिए ये भिन्न कवि था। तो मैंने ये प्रश्न लिख रखा है कि भिन्न कवि इनमें से कौन से हैं, तो इन तीनों को प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माना जाता है। प्रसिद्ध प्रगति त्रयी मानी जाती है इन 3 लेखकों की, नागार्जुन, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह। आगे आ गया है हमारा प्रयोगवाद। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद को। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।